तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल विंग्स एक उड़ान। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने चैनल पर विंग्स एक उड़ान के चैनल पर जेई सिविल के सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने पहले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट बेस्ड ऑन स्लोप। तो गाइस अगर हमारे रोड में स्लोप लेस देन 10% रहती है, उस टाइप के ग्रेडियंट को बोलते हैं प्लेन टेरन। अगर 10 to 25% रहती है देन द ग्रेडियंट इज नोन एज रोलिंग टेरन। अगर 25 से 60% रहती है ग्रेडियंट इज नोन एज माउंटेनियस टेरन। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 60% देन द टेरन इज कॉल्ड एज हिली टेरन। उसके बाद गाइस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है वैल्यू ऑफ कैम्बर बेस्ड ऑन रेनफॉल। तो गाइस कैम्बर क्या होता है? जो हम अपनी रोड्स की सरफेस प्रोवाइड करते हैं गाइस, वो स्ट्रेट नहीं होती है, वो हल्का सा कर्वेचर में प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप की प्रोफाइल नहीं होगी, हमारी रोड की प्रोफाइल हल्का सा कर्वेचर में प्रोवाइड करेंगे। ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि अगर वहाँ पे रेनफॉल होती है तो वाटर ड्रेन आउट हो जाए इजीली। अगर वाटर ड्रेन आउट होगा तो हमारी रोड की जो पेमेंट सरफेस की जो लेयर्स हैं वो डिटीरियोरेट नहीं होंगी और हमारी पेमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो इसी पैराबोलिक प्रोफाइल को गाइस बोलते हैं कैम्बर। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कैम्बर बेस्ड ऑन रेनफॉल। हमारी डिफरेंट टाइप की रोड रहती है। पहला है सीसी पेमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। सेकंड इज थिन बिटुमिनस पेमेंट। थर्ड इज वाटर बाउंड मैग्नम एंड फोर्थ वन इज द अर्दन रोड। और अगर हमारी वहाँ पर रेनफॉल जो हो रही है लाइट इंटेंसिटी से हो रही है या फिर हैवी इंटेंसिटी से हो रही है, उसके बेसिस पे हमने कैम्बर की वैल्यूज दी हैं। इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, इफ लाइट रेनफॉल देन कैम्बर की वैल्यू है 1.7% और हैवी रेनफॉल में 2%। थिन बिटुमिनस रोड में लाइट रेनफॉल में 2% एंड हैवी रेनफॉल में 2.5%। वाटर बाउंड मैग्नम में इट इज़ 2.5% for light rainfall and 3% for heavy rainfall, while as in case of earthen road 3% for light rainfall and 4% for heavy rainfall। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन गाइस। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अब गाइस रिएक्शन टाइम क्या होता है? सपोज हमारे रोड पर ये गाड़ी ट्रैवल कर रही है, ये गाड़ी है जो ट्रैवल कर रही है। अब ड्राइवर ने किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आगे कोई ऑब्स्टेकल देखा, ऑब्स्टेकल दिखा ड्राइवर को, वेदर इट मे बी एनी अदर व्हीकल, या फिर कोई पेड़ आ गया या फिर गड्ढा आ गया, तो उस ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करनी है। अब ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो वो रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन को देख के, जो वो रिएक्ट करेगा उसके दौरान जो टाइम बीतेगा उसको हम कहेंगे रिएक्शन टाइम। तो ये टाइम स्टैंडर्ड है। हमारे आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए दिया है 2.5 सेकंड, वाइल एज फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इट इज टेकन एज 2 सेकंड। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सुपर एलिवेशन। अब गाइस सुपर एलिवेशन होता क्या है? सुपर एलिवेशन होता है गाइस रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज टू काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रिड्यूस द टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल। सपोज हमारा कोई कर्व आ रहा है रोड पे और गाड़ी हमारी ट्रेवल कर रही है। अब अगर यहाँ पे हम इस वाले एज को आउटर, दिस इज आउटर एज एंड दिस इज इनर एज, दिस इज इनर एज एंड दिस इज आउटर एज। अगर हम आउटर एज को रेज नहीं करेंगे, मतलब हम इसकी प्रोफाइल ऐसी नहीं बनाएंगे, इतना तो वैसे होता नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। अगर हम आउटर एज को रेज नहीं करेंगे इनर एज के मुकाबले, तो गाइस हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो व्हीकल पे एक्ट करती है और व्हीकल को वो कर्व के बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम पेमेंट के आउटर एज को रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ताकि काउंटर सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स काउंटर बैलेंस्ड हो जाए थ्रू सेंट्रीपीटल फोर्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। अब इसका फॉर्मूला जो आता है हमारे पास डिराइव करके वो आता है E+F=V² डिवाइड बाई G इंटू आर, वेयर E इज द सुपर एलिवेशन, F इज द फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू लेते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं हम 0.35 से लेके 0.4 फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वाइल एज फॉर 0.15 लेते हैं हम लैटरल डायरेक्शन में। तो सिंस हम सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट लैटरल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर हम फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे 0.15। ओके,
V square is the velocity of vehicle, then G is the acceleration due to gravity and R is the radius of the curve. उसके बाद गाइस मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आईआरसी ने दी है। आईआरसी स्टैंड फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। हमारा हाईवे पे जितना भी कोडल प्रोविजन देता है, प्रोवाइड करता है, वो आईआरसी देता है, इंडियन रोड कांग्रेस, जो 1934 में बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ये एक सेमी ऑफिशियल बॉडी है। ओके, तो फॉर प्लेन रोलिंग एरियाज इन स्नो बाउंड एरिया मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन इज 7%. Hilly areas not bounded by snow it is 10%, while as in urban area the maximum value of super elevation is taken as 4%. ओके गाइस, क्लियर है? तो हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व होता क्या है गाइस? गाइस हमारे पास सपोज एक स्ट्रेट रोड जा रही है, ये हमारी एक स्ट्रेट रोड जा रही है, इसको हमें एक सर्कुलर रोड से कनेक्ट करना है। तो इस स्ट्रेट रोड को हम सर्कुलर रोड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक गाड़ी के मोशन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जर्क लगेगा, झटका लगेगा, इसलिए हम एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर देते हैं बीच में। दिस इज ट्रांजिशन कर्व। दिस इज स्ट्रेट रोड, ये आपकी स्ट्रेट रोड है, ये आपकी सर्कुलर रोड है, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है आपकी ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व ऐसी कर्व है जिसका रेडियस चेंज होगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट वैल्यू, बिकॉज गाइज एक स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। आप इस पोर्शन पे जब ट्रांजिशन कर्व इसको कनेक्ट करेगी तो इसका रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट। और जब ये सर्कुलर कर्व के साथ जुड़ेगी तो इसका रेडियस होगा एक फाइनाइट वैल्यू, जो सर्कुलर कर्व की रेडियस की वैल्यू है। तो हमारे पास ट्रांजिशन कर्व जो है वो 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है स्पाइरल कर्व, सेकंड वन इज द बर्नौली लेमनिस्केट, एंड थर्ड वन इज द क्यूबिक पैराबोला। इन केस ऑफ हाईवे जो हमारे पास आइडियल कर्व है वो है स्पाइरल कर्व, वाइल एज इन केस ऑफ रेलवे जो इंडियन रेलवे बोर्ड देता है वो कहता है क्यूबिक पैराबोला को यूज करता है वो, दैट इज क्यूबिक पैराबोला इज द आइडियल कर्व। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड। अब रोड का सीक्वेंस कैसा रहा? सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास आए रोमन इन द ईयर 312 BC, उनने रोड कंस्ट्रक्ट की। उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो आया वो बनाया ट्रेस्कार्ट ने रोड बनाई, देन टेलफोर्ड ने बनाई, और लास्ट वन मैकडम ने रोड क्रिएट की। रोमन वर द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड इन 312 BC कॉल्ड एज एपियन वे। उस रोड को कहा गया एपियन वे। उन्होंने स्ट्रेट रोड कंस्ट्रक्ट की थी विदाउट एनी ग्रेडियंट। याद रखना गाइस, उन्होंने सीधी एक रोड कंस्ट्रक्ट की थी एग्रीगेट्स को यूज़ करके, और ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया था। 312 BC में इनने ये रोड कंस्ट्रक्ट की थी। देन नेक्स्ट वन इज द ट्रेस्गार्ड। ट्रेस्गार्ड एक बंदा था जो आता है, जो फ्रांस में रोड को डेवलप करता है 1764 में, और इसने जो स्लोप दी थी 1/45 दी थी वेरिंग कोर्स में, और 1/30 दी थी शोल्डर्स में। देन नेक्स्ट आता है टेलफोर्ड जो रोड को कंस्ट्रक्ट करता है इंग्लैंड में इन 19th सेंचुरी में, और जो लास्ट वन आया वो आया मैकडम। इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। इसने जो स्लोप दी थी वो दी थी 1/36। मैकडम था, मैकडम वाज द मैन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लेयर्ड सिस्टम। दैट इज़, आपको पता है कि हमारी रोड जो है लेयर में बनती है। सबसे बॉटम पे आता है सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड, उसके बाद आता है सब बेस लेयर, देन आता है बेस लेयर, देन टॉप पे आता है वेयरिंग कोर्स। वेयरिंग कोर्स जहाँ पे गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं। ओके, ये 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है हमारी रोड का। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ग्रेड कंपनसेशन। अब ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है गाइस? पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज रिडक्शन इन द ग्रेडियंट on the horizontal curve is called as grade compensation. It is done so that the vehicle can pass the curve easily. Okay guys, एक सिचुएशन लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक ये सर्कुलर कर्व है। अब जब यहाँ से गाड़ी ट्रैवल करना स्टार्ट होगी तो कर्व पे ऑब्वियस है कि उसको अपनी स्पीड को लिमिट करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। अगर सपोज करो वो 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी तो अपनी स्पीड को उसको रिड्यूस करके 60 या 50 पे लाना होगा। अब एक तो गाड़ी की स्पीड कम हुई, और अगर हमारी कर्व पे ग्रेड भी हो, दैट इज वर्टिकल प्रोफाइल में भी डिफरेंस हो, तो ऑब्वियस है कि हमारी गाड़ी को
उस कर्व को नेगोशिएट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए हम कर्व पे अपने जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को रिड्यूस करते हैं ताकि वो ईज़िली कर्व को भी चढ़ जाए और ग्रेडियंट को भी क्रॉस कर ले ईज़िली। तो इसलिए आईआरसी कहता है कि ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ग्रेडियंट को रिड्यूस करना है। दैट इज़ ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या देता है आईआरसी? दैट इज़ 30 + r/r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ कर्व एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन आती है 75/r। तो गाइस अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इससे जो वैल्यूज़ आ रही है सपोज़ वो आ रहा है 2% और ऊपर वाले फॉर्मूले से आ रहा है 3%, तो हम 2% ही ग्रेड कंपनसेशन करेंगे। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके। और आईआरसी कहता है अगर किसी भी रोड का ग्रेडियंट जो है 4% से कम है तो हम ग्रेड कंपनसेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें व्हीकल इजीली नेगोशिएट कर जाएगी कर्व को, हमें ग्रेड कंपनसेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज 8th क्वेश्चन। ये है टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। अब वर्टिकल कर्व्स क्या होती हैं? मैं आपको बता रहा था अभी कि अगर हमने चेंज ऑफ डायरेक्शन करनी है, सपोज हमारी सेम प्लान है, ये ग्रेड सेम है, सपोज हमारी ये रोड जा रही थी, देन हमें यहाँ पे ट्रैवल करना है, अपनी गाड़ी को मोड़ना है, उसके केस में जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। इस पे ग्रेड सेम होगा, ग्रेड डिफरेंट नहीं होगा। बट गाइस अगर हम सपोज एक रोड पे एक लेवल पे मूव कर रहे हैं, इस रोड पे जो रिड्यूस लेवल है रोड का, सपोज वो किसी डेटम से 80 मीटर है और हमें नेक्स्ट लेवल पे जो रोड है हमारी, सपोज वो है उसका आरएल है या तो 100, मतलब इससे ज़्यादा या तो इससे कम, मे बी 60, डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है। अब हम जब रोडों को जोड़ेंगे, रोड को आपस में जोड़ेंगे, कर्व प्रोवाइड करेंगे, तो ये कर्व है वर्टिकल प्रोफाइल में। वर्टिकल प्रोफाइल में मतलब दो अलग अलग ग्रेड देख रहे हो आप। 80 मीटर के रोड को, आरएल वाली रोड को 100 मीटर की आरएल वाली रोड से जोड़ रहे हो। दैट इज यहाँ पे दो रोडें हैं, एक रोड आपकी यहाँ पे इस लेवल पे, एक रोड इस लेवल पे। अब आप रोडों को आपस में जोड़ रहे हो डिफरेंट ग्रेड पे, उसको बोलते हैं वर्टिकल कर्व्स। ओके गाइस, तो वर्टिकल कर्व्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं। दैट इज कर्व प्रोवाइडेड टू चेंज द ग्रेड और टू कनेक्ट टू रोड एट डिफरेंट ग्रेड्स आर कॉल्ड एज वर्टिकल कर्व। ये हमारे पास दो टाइप की आती हैं। एक आता है समिट कर्व जिसको बोलते हैं कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स, एक आता है वैली कर्व जिसको बोलते हैं कनकेविटी अपवर्ड्स। तो समिट कर्व बनेगी हमारी इस केस में, सपोज ये एक कर्व बन के आती है, इसमें कनकेविटी अपवर्ड्स है। एक राइजिंग रोड को आप एक फॉलिंग रोड से जोड़ोगे, उसको बोलते हैं समिट कर्व। समिट कर्व। उसके बाद अगर आप एक फॉलिंग रोड को राइजिंग रोड से जोड़ते हो, इसको बोलेंगे वैली कर्व। ओके, दैट इज वैली कर्व। इसमें कनकेविटी अपवर्ड और इस वाली रोड में कन्वेक्सिटी अपवर्ड। ओके, तो आईआरसी कहता है अकॉर्डिंग टू आईआरसी द आइडियल शेप ऑफ समिट कर्व इज सर्कुलर, हाउएवर स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड। स्क्वायर पैराबोला हम जनरली प्रेफर करेंगे, लेकिन जो आइडियल शेप होगी समिट कर्व की वो होगी सर्कुलर। वाइल एज द आइडियल शेप ऑफ वैली कर्व इज क्यूबिक पैराबोला। ओके, तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड। अब गाइस सपोज करो हमें किसी कर्व को नेगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जब एक गाड़ी ट्रैवल करती है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी बाहर भागने की कोशिश करती है। दैट इज गाड़ी का जो एक्सल लेंथ है या पिछले टायर हैं वो इस कर्व के बाहर मूव करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी स्किड होती है लैटरली। तो इस टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए तो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरा, हम अपनी कर्व पे कर्व की विड्थ को बढ़ा देंगे, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड ऑन द कर्व। इससे क्या होगा? इससे एक तो हमें मेंटली रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि कर्व पे विड्थ रोड की ज़्यादा है, तो हम इजीली गाड़ी को कर्व से नेगोशिएट करवाएंगे विदाउट अपनी स्पीड को कंसिडरेबली लो किए। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडिंग ऑन द रोड। ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व स्पेशली व्हेन दे आर ऑफ नॉट वेरी लार्ज रेडियाई, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू वाइडन द रोड स्लाइटली मोर देन द नॉर्मल विड्थ टू प्रिवेंट द एक्सल ऑफ व्हीकल टू मूव आउटवर्ड। ओके, देन आईआरसी हमारे पास कोडल प्रोविजन देता है, कहता है अगर हमारा रेडियस ऑफ रोड जो है 300 मीटर से ज़्यादा है तो हम कोई एक्स्ट्रा वाइडिंग नहीं करेंगे। अगर हमारा रेडियस ऑफ रोड 50 मीटर से 300 मीटर के बीच में है तो हम तब हम एक्स्ट्रा वाइडिंग बोथ साइड में करेंगे। दैट इज इनर साइड पे भी एक्स्ट्रा वाइडिंग करेंगे एज वेल एज आउटर साइड पे भी एक्स्ट्रा वाइडिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट है, कहता है अगर आईआरसी कह रहा है कि अगर रेडियस ऑफ रोड इज लेस देन 50 मीटर देन एक्स्ट्रा वाइडिंग हम सिर्फ और सिर्फ इनर साइड, कर्व के इनर साइड पे एक्स्ट्रा वाइडिंग करेंगे, आउटर साइड पे नहीं करेंगे। ओके,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। गाइस हमारे पास एक टेस्ट आता है जिससे हम सॉइल की सबग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ निकालते हैं या फिर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। ये टेस्ट एक एम्पेरिकल मेथड है, ध्यान रखना एम्पेरिकल मेथड है कि उसके बाद इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड सॉइल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक प्लंजर होता है जो 50 mm डायमीटर होता है, जिसका उसको हम पेनिट्रेट करवाते हैं सॉइल में एट द रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम टोटल पेनिट्रेट कितने तक करवाते हैं, 2.5 mm तक पेनिट्रेट करवाते हैं या फिर 5 mm पेनिट्रेशन तक करवाते हैं। देन हम CBR कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लोड सस्टेन्ड बाई टेस्ट एग्रीगेट एट 2.5 mm या फिर 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाई लोड सस्टेन्ड बाई स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स एट सेम पेनिट्रेशन। सपोज अगर हमने अपने टेस्ट स्पेसिमेन लिए, उनको देखा हमने कि वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड कैरी कर रहे हैं हमारे टेस्ट स्पेसिमेन के, उसको डिवाइड करना है सेम 2.5 mm की पेनिट्रेशन पे स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स कितना लोड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। IRC रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लोड की वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन पे 131370 kg एंड एट 5 mm पेनिट्रेशन पे 2055 kg। ये है आपका कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। तो गाइस मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज पेमेंट सिस्टम। गाइस हमारे पास दो टाइप के पेमेंट होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट जिसको हम IRC 37 कोड यूज़ करते हैं, और सेकंड होता है रिजिड पेमेंट दैट इज IRC 58 कोड यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी पेमेंट लेयर जो है वो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो लेयर स्ट्रक्चर में बनता है। सबसे बॉटम लेयर होती है आपकी सॉइल सबग्रेड, देन सेकंड लेयर होती है सब बेस लेयर, थर्ड होती है बेस लेयर, और टॉप मोस्ट लेयर होती है वेरिंग कोर जिसके ऊपर गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं। देन गाइस पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या क्या रहता है। दैट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होती है सपोज जिसको हम कह रहे हैं बिटुमिनस पेमेंट, और रिजिड पेमेंट जो है जिसको हम कह रहे हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, CC पेमेंट। ओके, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो गाइस फ्लेक्सिबल पेमेंट की इनिशियल कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड रिजिड पेमेंट की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रहती है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर इज फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन, ये पॉइंट ध्यान में रखना। वाइल एज इन रिजिड पेमेंट लोड ट्रांसफर इज थ्रू स्लैब एक्शन, बिकॉज स्लैब क्रिएट की गई होती है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन लाइफ है 15 ईयर्स, वाइल एज रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन लाइफ है 30 ईयर्स। और फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम डिज़ाइन करते हैं IRC 37 के कोड से, और रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं IRC 58 के कोड से। फ्लेक्सिबल पेमेंट की क्यूरिंग पीरियड कम होता है, 24 आवर्स होता है, और रिजिड पेमेंट की क्यूरिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, 28 डेज होता है। आपने देखा होगा कि सीमेंट कंक्रीट जो है एटलीस्ट उसको 15 डेज या 28 डेज तक हम क्योर करते हैं, दैट इज़ पानी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन करे। उसके बाद जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम होती है, वाइल एज रिजिड पेमेंट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, अराउंड 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। ओके, देन फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम किस किस मेथड से डिज़ाइन करते हैं, एक तो हमारे पास है ग्रुप इंडेक्स मेथड, सेकंड वन है CBR मेथड, थर्ड है ट्राइल एक्शियल मेथड, फोर्थ है मैक्लॉयड मेथड, एंड फिफ्थ वन इज द बर्मिस्टर मेथड। इन मेथड से हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। वाइल एज रिजिड पेमेंट जो रहती है हमारे पास उसको हम डिज़ाइन करते हैं वेस्टरगार्ड एनालिसिस से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में। इसमें कहता क्या है, कहता है ए सर्टन डिग्री ऑफ स्लैब डिफ्लेक्शन इज ऑफर्ड बाय सबग्रेड, द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू द सबग्रेड सपोर्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। वेस्टरगार्ड ने एक टर्म डिफाइन की, उसको कहा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इसने कहा कि हमारी जो CC पेमेंट है उसकी डिफ्लेक्शन में सर्टन जो रोल है वो हमारी सबग्रेड सॉइल भी अदा करती है। और CC पेमेंट कितना डिफ्लेक्ट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव स्टिफनेस बिटवीन सबग्रेड सॉइल एंड दैट ऑफ द CC पेमेंट। इसको उसने डिफाइन किया रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ने, और उसने फॉर्मूला प्रोवाइड किया, L से हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को, दैट इज L इक्वल्स टू EH³ डिवाइड बाई 12K इंटू 1 माइनस U स्केयर की होल पावर 1/4 दैट इज 2.5, वेयर L इज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, E इक्वल्स टू young modulus of elasticity of concrete. Okay, and k is modulus of subgrade reaction, modulus of subgrade reaction. Mu is Poisson's ratio, mu is Poisson's
रेशियो जो हम कंक्रीट के लिए लेते हैं अराउंड 0.15। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज जैकर कमेटी। गाइस 1927 में एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है जिसका नाम था जैकर कमेटी। उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। पहली रिकमेंडेशन थी कि रोड को हम नेशनल इंटरेस्ट में बनाएंगे। सेकंड रिकमेंडेशन थी कि एक सेमी ऑफिशियल बॉडी क्रिएट करेंगे जो सारा रोड्स का कोड्स प्रोवाइड करेगी। थर्ड रिकमेंडेशन थी कि एक हम फंड क्रिएट करेंगे रोड मेंटेनेंस के लिए। फोर्थ रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट एंटर कर सकती है किसी भी लैंड में फॉर टेकिंग सर्वे फॉर रोड्स। जितनी भी रिकमेंडेशन थी जैकर कमेटी की गाइस वो एक्सेप्ट की गई और 1929 में हमारी एक बॉडी क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड। 1929 में ये फंड, इससे क्या होता है कि हम पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपीज़ का सेस लगाते हैं एक्स्ट्रा फॉर रोड मेंटेनेंस। उसके बाद 1934 में इनकी सेकंड डिमांड मानी गई, दैट इज सेमी ऑफिशियल बॉडी को कंस्टिट्यूट करेंगे जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस। 1934 में वो बनाई जाती है। जो जितने भी लॉज रिलेटेड टू रोड इंजीनियरिंग है वो आईआरसी ही प्रोवाइड करता है आज के टाइम पे। देन मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोड डेवलपमेंट प्लान्स। अब हम रोड डेवलपमेंट जो प्लान्स थे इंडिया में वो 20 ईयर्स, इनको बोलते हैं गाइस 20 ईयर्स प्लान। 20 ईयर प्लान्स, इनमें जो सीक्वेंस थी गाइस सबसे पहले आता है हमारा नागपुर प्लान जो बना था 1943 टू 20 ईयर के लिए था। तो 1943 से लेकर 1963 में कंप्लीट होना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया 1961 में। इसने जो पैटर्न दिया रोड का वो दिया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। सेकंड प्लान आता है मुंबई प्लान। जब नागपुर प्लान 1961 में कंप्लीट होता है तो मुंबई प्लान स्टार्ट होता है 1961 से लेकर 1981 तक। इसने पहली बार एक्सप्रेस वे दी, दैट इज 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे। थर्ड आता है हमारे पास लखनऊ प्लान जो 1981 से 2020 के बीच में आया। इसने प्रोवाइड किया स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है जॉइंट्स इन द रोड। अब हमारी रोड में 2 टाइप के जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं हम, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रोड जॉइंट, सेकंड होता है ट्रांसफर जॉइंट। सपोज हमारे पास ये रोड है, इसमें अगर हम अलोंग द लेंथ, अगर रोड की विड्थ जो है, रोड की विड्थ अगर एक्सीड करती है 4.5 से 5 मीटर तो हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज जॉइंट्स प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड को हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। वाइल एज जॉइंट्स प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोड, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। ओके, ये हैं गाइस ट्रांसवर्स जॉइंट, और अलोंग द लेंथ जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ओके, दैट इज ट्रांसफर जॉइंट्स। ट्रांसफर जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रोड। ये अलग से 3 टाइप के आते हैं गाइस। पहला आता है हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट, सबसे पहला आता है एक्सपेंशन जॉइंट। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे सीसी पेमेंट जो भी एक्सपेंशन होगा गर्मियों या समर के दौरान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, उसको टैकल करने के लिए। इसमें एक्सपेंशन जॉइंट में गाइस हम डबल बार्स को यूज़ करते हैं जो लोड ट्रांसफर करती है। उनका मैक्सिमम डाया होता है 25 mm और वो लोड ट्रांसफर करते हैं 40%। और उनके अंदर जो स्ट्रेसेस आते हैं उनको एनालाइज करते हैं ब्रैडबरी एनालिसिस से, इंपॉर्टेंट है। देन द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसफर जॉइंट इज द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब सीसी पेमेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तो हमारी सीसी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसको टैकल करने के लिए जो हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अगर हमारी जो सीमेंट कंक्रीट है उसकी स्पेसिंग जो होगी 4.5% होगी, दैट इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज 4.5 मीटर इफ रीइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। थर्ड टाइप के हमारे जॉइंट होते हैं जिनका नाम है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। गाइस अगर हम रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमने जितना काम एक दिन में करना है वो दिन में कंप्लीट ना हो पाए, काम कुछ बच जाए, तो हम वहाँ पे एक जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसी जॉइंट से आगे हम कल का नेक्स्ट काम करें और हमारी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे, ब्रेकेज ना आए। उस जॉइंट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये आ गया हमारा ट्रांसफर जॉइंट कंप्लीट। सेकंड आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो अलोंग द लेंथ प्रोवाइड करेंगे हम रोड में, अलोंग द लेंथ। इसके लिए हम इसमें हम टाई बार यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड दैट इज पैरेलल टू द रोड इफ द विड्थ ऑफ, अगर रोड की विड्थ एक्सीड करेगी 4.5 मीटर या 5 मीटर से तब हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम टाई बार्स को यूज़ करेंगे। ओके, देन मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द व्हीकल। आईआरसी कहता है कि अकॉर्डिंग टू आईआरसी मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल इज 2.44 मीटर। मैक्सिमम हाइट सिंगल डेक मतलब सिंगल डेकर बस जो होगी उसका 3.8 मीटर और डबल डेकर व्हीकल के लिए 4.72 मीटर। और मैक्सिमम जो लेंथ रहेगी हमारी वो 18.3 मीटर होगी। गाइस ये मैक्सिमम डायमेंशन है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसके बाद मूव करते हैं गाइस 17 क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड द स्पीड। गाइस ट्रैफिक, इसमें रिलेशन रहता है हमारा Q इक्वल्स टू K इंटू वी।
अब क्यू क्या रहता है हमारा, क्यू रहता है हमारा ट्रैफिक डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं व्हीकल्स पर यूनिट टाइम से, कि कितने व्हीकल पर यूनिट टाइम एक रोड से पास कर रहे हैं। के रहता है ट्रैफिक डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं व्हीकल्स पर लेंथ या फिर पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर में कितने व्हीकल्स हैं। वी है स्पीड ऑफ व्हीकल। देन एक टर्म रहती है इसमें, उसको बोलते हैं कैपेसिटी फ्लो। कैपेसिटी फ्लो क्या होता है गाइस, कहते हैं द एबिलिटी ऑफ रोडवे टू अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज कैपेसिटी फ्लो। एक रोड की मैक्सिमम कैपेसिटी कि वो कितने व्हीकल्स को एकोमोडेट करती है पर यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी फ्लो। कैपेसिटी फ्लो दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फ्लो, बट ये कैपेसिटी फ्लो नहीं है। कैपेसिटी फ्लो वो फ्लो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स को वो एकोमोडेट कर रही है। इसका फॉर्मूला आता है क्यू मैक्स इक्वल्स टू वी एस एफ इंटू के जे बाई फोर, वेयर वी एस एफ इज द फ्री मीन स्पीड एंड के जे इज द जैम डेंसिटी। जैम डेंसिटी वो डेंसिटी है अगर किसी रोड पे व्हीकल्स की स्पीड जीरो हो जाए, मतलब हॉल्ट सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ पे कितने व्हीकल्स हैं पर यूनिट पर किलोमीटर में, उसको हम बोलेंगे जैम डेंसिटी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला जो डिराइव करके आया है, ये आया है आपका ग्रीन शील्ड मेथड से डिराइव करके। देन मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है डिज़ाइन ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। अब गाइस हम अपने रोड को किस ऑर्ली वॉल्यूम पे डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास काफ़ी टाइप की हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जैसे ईयरली वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ऑर्ली वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम अपनी ट्रैफिक को, रोड को मोस्टली ऑर्ली वॉल्यूम पे डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या रहता है, इंडिया में क्या क्राइटेरिया रहता है। और देखो ऑर्ली वॉल्यूम, ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम एट विच हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन इज कॉल्ड एज डिजाइन ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। इंडिया में क्या क्राइटेरिया रहता है कि हम 30th हाईएस्ट ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम को चूज करते हैं। मतलब ये वो ऑर्ली वॉल्यूम है जो 30th नंबर पे है। मतलब इससे पहले 29 और ऑर्ली वॉल्यूम ऐसी होंगी जिनकी इससे वैल्यू ज़्यादा होगी। दैट इज़ हमारे एक साल में कितने और आएंगे, दैट इज़ 365 इंटू 24, एक दिन में 24 और होता है, इतने और आएंगे। आप इतने और में हम ट्रैफिक फ्लो का एनालिसिस करेंगे, जिस और में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक आएगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। ऐसे ही करके हमारे पास सेकंड हाईएस्ट ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम आएगी, थर्ड हाईएस्ट ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम आएगी। हम इंडिया में हाईवे फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं 30th हाईएस्ट ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। क्यों पहले आई और पे हम क्यों नहीं डिज़ाइन करते हैं, इसलिए नहीं डिज़ाइन करते हैं कि उसमें ट्रैफिक इतनी ज़्यादा आएगी और हमारी फैसिलिटीज़ जो होंगी हमारे पास इकोनॉमिक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, खर्चा आ जाएगा गाइस। 30th हाईएस्ट ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम हम इसलिए लेते हैं कि इन ईयर, एक पूरे साल में सिर्फ ये ट्रैफिक, ये वॉल्यूम जो है, यहाँ पे खाली 29 टाइम कंजेशन आएगा, बाकी किसी भी और में कंजेशन नहीं आएगा। मतलब बहुत कम कंजेशन भी आ रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट भी कम लग रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिज़ाइन ऑर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। देन गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज ग्राफ बिटवीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। हमारे पास एक ग्राफ बनता है जिसमें हम वर्टिकल एक्सिस में लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ द व्हीकल को। यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ निकल के आता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं 15 परसेंटाइल स्पीड, 85 परसेंटाइल स्पीड और 98 परसेंटाइल स्पीड। अब ये 15 परसेंटाइल स्पीड है क्या, 98 परसेंटाइल स्पीड है क्या, और 85 परसेंटाइल स्पीड है क्या। 15th परसेंटाइल स्पीड वो स्पीड है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ स्पीड। ये स्पीड का मतलब कि सिर्फ 15% ऑफ व्हीकल इस स्पीड से नीचे चलेंगे। सपोज हमारे पास किसी भी रोड की मैक्सिमम स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो सिर्फ 15% ऐसे व्हीकल होंगे जो इस स्पीड से बिलो चलेंगे, कम चलेंगे। ये स्पीड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं 15% स्पीड, ताकि एक आर्टीरियल रोड या फिर एक्सप्रेस वे पे हम स्लो मूविंग व्हीकल को प्रिवेंट कर पाएँ, कि जो आस्था चलने वाले व्हीकल हैं हम उस रोड पे ना डालें जिसकी डिज़ाइन स्पीड ही मैक्सिमम है। तो इसको बोलते हैं लोअर स्पीड लिमिट। उसके बाद आता है 85th परसेंटाइल स्पीड। 85th परसेंटाइल स्पीड को हम बोलते हैं अपर स्पीड लिमिट। इसका मतलब है कि एक रोड पे ओनली 15% व्हीकल हैं जो इस स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं। सपोज उस रोड की जो डिज़ाइन स्पीड थी, सपोज रोड की डिज़ाइन स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, तो सिर्फ 15% व्हीकल ऐसे होंगे जो इसको क्रॉस करेंगे। वो 105 पे चल सकते हैं, 110 पे चल सकते हैं, ठीक है। 85% व्हीकल जो हैं वो इसी स्पीड के अंदर चलेंगे। देन व्हाट इज 98 परसेंटाइल स्पीड। 98 परसेंटाइल स्पीड को हम बोलते हैं डिज़ाइन स्पीड। ये वो स्पीड है जिस पे हम अपने हाईवे के फीचर्स को, करेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू
चेक करते हैं कि हमारी हाईवे की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसको बोलते हैं 98 परसेंटाइल स्पीड। ओके गाइस, मूव करते हैं आगे। दैट इज़ कर्ब पार्किंग। अब कर्ब पार्किंग होता क्या है, अगर हम अपनी गाड़ियों को रोड के कोने अलोंग, रोड के अलोंग, दैट इज़ ये आपका कैरेज वे है, कैरेज वे के साथ आएगा आपका कर्ब। अगर कर्ब के अलोंग हम अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे, उसको बोलते हैं कर्ब पार्किंग। एक होती, फर्स्ट टाइप होती है कर्ब पार्किंग, और सेकंड टाइप होती है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का मतलब आप स्पेशली डिज़ाइन एरिया में पार्क करोगे, जैसे पार्किंग लॉट्स। ओके, तो कर पार्किंग में कहता है, कर पार्किंग में हमारे पास जो बेस्ट एंगल होता है, बेस्ट एंगल का मतलब आप किस एंगल पे रोड को, गाड़ी को पार्क करोगे, दैट इज दिस इज 45 डिग्री एंगल पे। 45 डिग्री एंगल जो है बेस्ट पार्किंग एंगल है। उसके बाद कहता है 90 डिग्री एंगल पे आपकी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लगेंगी। कैसे, देखिए गाइस, ये हमारी रोड है। अगर मैं गाड़ियों को 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा करता हूँ रोड से, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा करता हूँ, तो एक लेंथ ऑफ रोड में मैक्सिमम गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। ओके, उसके बाद कहता है मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क इन पैरेलल पार्किंग। अगर हम पैरेलल पार्किंग ले रहे हैं, मतलब गाड़ी को पैरेलली पार्क कर रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क होंगी। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ट्रैफिक साइंस। हमारे पास तीन टाइप के ट्रैफिक साइंस होते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस का कोड नंबर 67। पहला कहता है रेगुलेटरी साइन, सेकंड इज वार्निंग साइन, एंड थर्ड इज द इन्फॉर्मेटिव साइन। गाइस, रेगुलेटरी साइन वो साइंस होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जिनको आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो वो एक क्राइम होगा, वायलेंस होगी। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं सर्कुलर इन नेचर होते हैं, सारे के सारे सर्कुलर होंगे। दो एक्सेप्शन रहती हैं, पहला है स्टॉप साइन जो ऑक्टागोनल होगा, और गिव वे साइन जो इन्वर्टेड ट्रायंगल का होगा, इस टाइप का। और आपका स्टॉप साइन इस टाइप का होगा, ऑक्टागोनल। क्लियरली बना देता हूँ मैं गाइस, ऑक्टागोनल होगा ये, इसकी शेप रहेगी ऑक्टागोनल, और गिव वे की होगी इन्वर्टेड ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द वार्निंग साइन। अब हमारे पास वार्निंग साइन वो साइन होंगे जो हमें वार्निंग प्रोवाइड करेंगे, और इनकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में होंगे। ठीक है, वार्निंग साइन, सपोज वार्निंग साइन आपको देता है कि राइट हैंड कर्व, ये एक वार्निंग साइन है। देन लेफ्ट हैंड कर्व, आप जा रहे हो, आगे से एक सिग्नल आ रहा है कि लेफ्ट हैंड कर्व, ये भी एक वार्निंग साइन है। या फिर क्रॉस रोड के आगे क्रॉसिंग है, ये भी एक वार्निंग साइन है। या फिर आगे रोड में मैन नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो ए क्रॉसिंग साइन, वार्निंग साइन। और वार्निंग साइन हमारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में होंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, क्रॉस रोड। देन आता है आपका लास्ट इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन वो साइन होते हैं जो आपकी जर्नी को कंफर्टेबल बनाते हैं। सपोज के माइलस्टोन ब्लॉक आपको बता रहे हैं कि आपकी जर्नी की डिस्टेंस किलोमीटर में कितना रहा है। इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है गाइस, नेशनल हाईवे का जो माइलस्टोन होता है वो येलो एंड व्हाइट होता है, स्टेट हाईवे का ग्रीन एंड व्हाइट होता है, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का ब्लू, ब्लैक या फिर व्हाइट होता है। देन गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल, हम सिग्नल किस लिए प्रोवाइड करते हैं गाइस, जंक्शंस पे। हम जंक्शन पे सिग्नल इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा ट्रैफिक फ्लो जो हो स्मूथ हो, कोलिजन्स ना हो, कोलिजन्स प्रिवेंट हो, हमारा ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो, और एक्सीडेंट्स ना हो। अब ट्रैफिक सिग्नल को हम तीन मेथड से डिजाइन करते हैं। फर्स्ट इज द ट्रायल साइकिल मेथड, सेकंड इज द वेबस्टर मेथड, थर्ड इज द आईआरसी मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड। तो गाइस, वेबस्टर मेथड को हम स्टडी करेंगे, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। वेबस्टर मेथड एक एनालिटिकल मेथड है, इसमें बात की जाती है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ में। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ वो लेंथ है जिससे हम साइकिल, सिग्नल साइकिल की लेंथ को डिज़ाइन करेंगे। अगर हम सिग्नल साइकिल की लेंथ को कम रखेंगे, सपोज हम 80 सेकंड की लेंथ रखते हैं या 1 से 2 मिनट की रखते हैं, तो हमारा जो डिले होगा वो बढ़ेगा। अगर हम 2 या 3 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तब भी हमारा ओवरऑल डिले ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग लॉस और ट्रैवलिंग लॉस जो है हमारा बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टाइम लॉस हमारा बढ़ जाएगा। तो गाइस, वेबस्टर मेथड कहता है कि हमें साइकिल लेंथ जो है ऐसी चूज़ करनी है जिसपे हमारा जो ओवरऑल डिले होगा वो कम हो जाएगा, उसको उसने कहा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। इसका फॉर्मूला है हमारे पास सी नॉट इक्वल्स टू 1.5 एल प्लस 5 होल डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, वेयर एल इज द टोटल लॉस टाइम, जिसका फॉर्मूला है 2n प्लस आर। एन इज द नंबर ऑफ फेजेस एंड ऑल इज द ऑल राइट टाइम। नंबर ऑफ फेजेस मतलब अगर दो इंटरसेक्टिंग रोड क्रॉस करेंगे, नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पे आएगा 2। ओके, आर इज द ऑल राइट टाइम। वाई इज द सैचुरेशन फ्लो, जो रेशो होता है नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाई सैचुरेशन फ्लो। सपोज ये दो रोड हैं, इस रोड को अगर मैं बात करता हूँ, इस रोड पे नॉर्मल फ्लो क्या था उसको मैं डिनोट करूँगा Q1 से, और इस रोड का सैचुरेशन फ्लो मतलब मैक्सिमम फ्लो क्या था उसको मैं डिनोट करूँगा S1 से। तो यहाँ पे आपका y1 क्या आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन S2। सिमिलरली मैं y2 भी कैलकुलेट करूँगा, y2 इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाई S2। देन टोटल y क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y1 प्लस y2। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ यहाँ से निकल के आ जाएगा। ओके, तो गाइस हमारे पास सिग्नल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, और सेकंड होता है
फ्लेक्सिबल सिस्टम। सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम वो सिस्टम होता है, सपोज मैं एक जंक्शन पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पे दूसरा ट्रैफिक सिग्नल है। अगर मेरी गाड़ी ने यहाँ से ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस किया ग्रीन लाइट पे, तो जब तक मेरी गाड़ी नेक्स्ट सिग्नल पे पहुँचती यहाँ पे भी ग्रीन लाइट होनी चाहिए, ताकि मेरे को एक कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ साइकिल मिले। ऐसा नहीं हो कि 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 2 सिग्नल है, मेरे को बार बार मेरी अपनी गाड़ी को दोनों सिग्नल पे रोकना पड़े। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा लोअर क्वालिटी का मेथड है, क्योंकि ये थोड़ा चीप रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, वो होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम एक एडवांस सिस्टम है, जिस पे सपोज हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग रोड है। अब इस रोड पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे सपोज ट्रैफिक सिग्नल ने रेड लाइट दिखाई है, हम गाड़ी रोक देंगे। अगर इस सिग्नल पे कोई भी गाड़ी ट्रेवल नहीं कर रही, तो यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं, तो ये वाला सिग्नल ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अभी ये रेड था, ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा और हमारी गाड़ी को यहाँ से अलाउ कर देगा पास होने के लिए, क्योंकि इस रोड पे, इंटरसेक्टिंग रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं थी। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल सिस्टम। दीज आर मोस्टली यूज नाउ एडेज एंड दे आर कॉस्टली। उसके बाद मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ट्रैफिक रोटरी। अब ट्रैफिक रोटरी क्या होता है गाइस? रोटरी एक एनलार्ज सेक्शन होता है रोड का, जिस पे बहुत सारी इंटरसेक्टिंग रोड जुड़ती हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, सपोज ये गाड़ी यहाँ से एंटर की, तो इसको यहाँ निकलना है, तो हम इसको कंटिन्यूसली यहाँ से अलो नहीं करेंगे। ओके, हम इसको यहाँ से अलो नहीं करेंगे, हम इसको पहले मर्ज करवाएंगे स्ट्रीम में, ये एक पूरा राउंड टर्न करेगी, देन आउट हो जाएगी। दैट इज, इस ट्रैफिक रोटरी में हम ट्रैफिक रोटरी में क्रॉसिंग को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग एक मेजर कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्रॉसिंग को कन्वर्ट करते हैं हम वीविंग में। वीविंग मतलब ओब्लिकली ट्रैवल करना। क्रॉसिंग है ये, दैट इज दिस इज क्रॉसिंग। बट वीविंग है, आपकी गाड़ी एक ये जा रही थी, दूसरी गाड़ी आई, ये ओब्लिकली चली गई, तो इसमें रिस्क कम रहता है वीविंग में, इसलिए क्रॉसिंग को हम कन्वर्ट करते हैं वीविंग में। इसको बोलते हैं रोटरी। ओके, अब जो हमारा ट्रैफिक रोटरी रहता है, उसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या रहती है? दैट इज 500 व्हीकल पर आवर, और मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है 3000 व्हीकल पर आवर। और सर्कुलर शेप हम प्रोवाइड करेंगे अगर सारी की सारी इंटरसेक्टिंग रोड इक्वली इंपॉर्टेंट है, और टेंजेंट शेप तब प्रोवाइड करेंगे जब खाली एक रोड इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है कन्फ्लिक्ट पॉइंट। कन्फ्लिक्ट पॉइंट किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग का जो कन्फ्लिक्ट है, क्रॉसिंग के कन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं दिस इज मेजर कन्फ्लिक्ट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, गाड़ी की रिलेटिव स्पीड बहुत हाई होती है, यहाँ पे कोलिजन सबसे वर्स्ट होती है। सेकंड है डाइवर्जिंग और मर्जिंग। डाइवर्जिंग और मर्जिंग, सपोज ये हम ट्रैफिक में फ्लो कर रहे थे, अब हमें इस अलग रोड पे जाना है, हम इसके साथ पहले फ्लो कर रहे थे, हम यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे, इसको बोले डाइवर्जिंग। मर्जिंग, अगर हम इस रोड पे, ये एक रोड है, हम इस रोड पे ट्रेवल कर रहे थे, हम इस रोड के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो मर्जिंग और डाइवर्जिंग में रिलेटिव एंगल स्मॉल है और रिलेटिव स्पीड स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट अगर बाई चांस होता भी है, तो आपका एक्सीडेंट उतना डेंजरस नहीं होगा। तो इसलिए इसको कहा गया दीज आर द माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट। अब गाइस कन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं कितने रोड पे? पहला केस हम लेते हैं कि फॉर 2 लेन रोड विद 2 वे ट्रैफिक ऑन बोथ द रोड। सपोज ये दो रोड हैं, एक रोड दूसरी रोड, इस पे भी सपोज 2 वे ट्रैफिक है, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, इस पे भी 2 वे ट्रैफिक, एक जा रही है एक आ रही है। ऐसे ऐसे केस में गाइस टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे 24, और मेजर होंगे 16 और माइनर होंगे 8। सेकंड केस लेते हैं, फॉर 2 लेन रोड विद 1 वे ट्रैफिक ऑन 1 रोड ओनली। 1 वे ट्रैफिक ऑन 1 रोड मतलब इस रोड पे 1 वे ट्रैफिक है, इस रोड पे 2 वे ट्रैफिक है। ओके, इसमें टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे 11, मेजर बनेंगे 7, माइनर बनेंगे 4। देन हम अपना थर्ड केस लेते हैं गाइस, दैट इज फॉर 2 लेन रोड विद 1 वे ट्रैफिक ऑन बोथ द रोड। 2 लेन रोड है, लेकिन दोनों पे 1 वे ट्रैफिक फ्लो कर रही है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं 6, मेजर बनते हैं 4 और माइनर बनते हैं 2। मेजर किसकी वजह से गाइस? क्रॉसिंग की वजह से। क्रॉसिंग की वजह से मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट, और माइनर होते हैं मर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कम होती है, एंगल कम होता है और वो डैमेज कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने हाईवे इंजीनियरिंग के सब सारे के सारे कंसेप्ट टच करने की कोशिश की है, सारे वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए हैं गाइस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और लास्ट के मोमेंट में गाइस इस वीडियो को देख कर अपने अपने पूरे हाईवे इंजीनियरिंग को कंपाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो सीरीज़ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस और थैंक यू।